नमस्कार दोस्तों, एनआईएस गुरु चैनल में आपका पुनः स्वागत है। आज हम अध्ययन करेंगे प्रारंभिक शिक्षा के सार्वत्रिकीकरण के लिए व्यूह रचनाएं, जो कि मॉड्यूल 501 डीएलएड कोर्स के अंतर्गत है। और इसमें अभी हम बहुविकल्पीय एवं अतिलघु उत्तरीय प्रश्नों के बारे में चर्चा कर चुके हैं। इसी खंड से लघु उत्तरीय प्रश्न एवं विस्तृत उत्तरीय प्रश्न किस प्रकार के हो सकते हैं, आज हम इसके संबंध में चर्चा करेंगे। तो आइए दोस्तों देखते हैं। प्रश्न नंबर पहला, लोक जम्बिस को समझाते हुए इसके प्रमुख घटक एवं उद्देश्य की व्याख्या कीजिए। दोस्तों, लोक जम्बिस के बारे में हम पूर्व में भी आपको बता चुके हैं। पुनः इसको समझ लें। लोक जम्बिस, जिसे सर्व शिक्षा का लोक अभियान भी कहा जाता है, यह राजस्थान सरकार ने स्वीडिश इंटरनेशनल डेवलपमेंट अथॉरिटी अर्थात सीडा के सहयोग से 1992 में इसको चलाया था। इस परियोजना का जो मुख्य उद्देश्य है वह है लोक संगठन तथा मोबिलाइजेशन तथा भागीदारी के माध्यम से वर्ष 2000 तक सबके लिए शिक्षा उपलब्ध कराना। दूसरा उसका जो उद्देश्य है वह है लड़कियों और महिलाओं पर विशेष ध्यान देते हुए लड़कियों के पंजीयन में सुधार लाना। अगला उसका उद्देश्य जो है वह है शिक्षा को समानता और औजार बनाकर महिलाओं का सशक्तिकरण करना। अगला उद्देश्य है महिला और पुरुष दोनों में 15 से 35 वर्ष के आयु वर्ग में 80% तक साक्षरता स्तर बढ़ाना। इसके जो मुख्य घटक थे वह हैं कार्यक्रम को आरंभ करने तथा उनका प्रबंधन करने के लिए एक ऐसी स्वायत्त संस्था का निर्माण करना जिसमें सशक्त समिति हो जो प्रगति का निरीक्षण करे। ग्राम स्तर पर विद्यालय मानचित्रण तथा सूक्ष्म योजना लोक जम्बिस के मुख्य संरचनात्मक लक्षणों का निरूपण करते हुए यह कार्य सामाजिक कार्यकर्ताओं, अध्यापकों तथा जम्बिस के कार्यकर्ताओं द्वारा शिक्षा मूल्यांकन के लिए किया जाता है, जिससे प्रत्येक बच्चे का व्यक्तिगत रूप से प्रगति का पता चलता है। तो दोस्तों, आपने देखा लोक जम्बिस क्या है, इसके क्या उद्देश्य हैं, क्या इसके मुख्य घटक हैं। आप इसको इत्मीनान से सुने और मनन करें। अगर यह प्रश्न आपके पेपर में आता है तो इसे आप आसानी से लिख सकते हैं। अगला प्रश्न है, प्रारंभिक शिक्षा के सार्वत्रिकीकरण के प्रमुख पक्षों की विवेचना कीजिए। सार्वत्रिकीकरण आपको बता चुके हैं, पुनः इसको एक बार समझ लें। इसके कौन कौन से मुख्य पक्ष हैं। तो प्रारंभिक शिक्षा से तात्पर्य प्रत्येक व्यक्ति को अपने आप को शिक्षित करने के लिए विद्यालयों की उपलब्धता तथा पढ़ने के समान अवसर उपलब्ध कराना है। प्रारंभिक शिक्षा के 3 पक्ष हैं। सबसे पहला जो है वह है सार्वत्रिक सुगम्यता तथा पंजीयन, अर्थात विद्यालयों में प्रवेश रद्द सुनिश्चित करने के लिए भारत सरकार ने प्रत्येक किलोमीटर की दूरी पर एक प्राथमिक विद्यालय स्थापित करने की योजना बनाई। साथ ही बच्चों की सूची बनाई जाएगी ताकि सभी विद्यालय जाने योग्य बच्चों का 100% पंजीयन सुरक्षित किया जा सके। दूसरा इसका जो प्रमुख पक्ष है वो है उपस्थिति तथा अवधारणा, अर्थात 14 वर्ष की आयु तक सभी बच्चों को विद्यालय में रखना एक अनिवार्यता है। अतः बहुत से ऐसे परिवार हैं जिनके बच्चों को विद्यालय में बनाए रखने के लिए दैनिक उपस्थिति भत्ता, मुफ्त यात्रा, मुफ्त भोजन जैसी सुविधा दी जाती है तथा उनकी उपस्थिति में सुधार लाने के लिए नए अध्ययन तकनीकों का प्रयोग किया जाता है। इसका जो अगला जो प्रमुख पक्ष है वह है शिक्षा की गुणवत्ता। प्रत्येक बच्चे को उसकी योग्यता के अनुसार उच्च कोटि शिक्षा का प्रावधान करना ताकि वह अधिगम के निम्नतम स्तर प्राप्त कर सके। यहाँ दोस्तों समझ जाना, अधिगम अर्थात सीखना, लर्निंग। हमारे कोर्स में अधिगम शब्द का ही मुख्यतः प्रयोग किया जाता है सीखने के लिए। तो यहाँ अधिगम के निम्नतम स्तर को प्राप्त कराना है बच्चों के, और साथ ही इसके साथ साथ ढांचागत मूल सुविधाओं जैसे पीने योग्य पानी, शौचालय, अध्यापक प्रशिक्षण तथा अध्यापक अनुपात में सुधार लाना है। तो प्रारंभिक शिक्षा के सार्वत्रिकीकरण के प्रमुख पक्ष जो हैं
पुनः एक बार सुन लें। सार्वजनिक सुगम्यता तथा पंजीयन, उपस्थिति तथा अवधारणा एवं शिक्षा की गुणवत्ता। अगला प्रश्न है डीपीईपी क्या है, इसके प्रमुख उद्देश्य की व्याख्या कीजिए। उत्तर, डीपीईपी अर्थात जिला प्राथमिक शिक्षा परियोजना विश्व में शिक्षा की सबसे बड़ी परियोजनाओं में से एक है। 1995 में इसको लागू किया गया। इसके प्रमुख उद्देश्य शिक्षा के सार्वजनिकरण के या डीपीईपी के निम्न हैं। यह परियोजना केंद्रीय सरकार की परियोजना है जिसे विश्व बैंक की सहायता से 5 राज्यों में चलाया गया। बाद में इसका प्रत्येक राज्य तक इसका विस्तार कर दिया गया। डीपी के जो मुख्य उद्देश्य हैं वह हैं, पहला, औपचारिक तथा गैर औपचारिक शिक्षा के माध्यम से 6 से 14 वर्ष आयु के बच्चों के लिए शिक्षा का 100% अभिगम्यता। यहाँ आप समझ लें औपचारिक और गैर औपचारिक क्या है। औपचारिक अर्थात जहाँ आप विद्यालय में नियमित रूप से अध्ययन करते हैं, विद्यालय के माध्यम से, वह आपकी औपचारिक शिक्षा है। विद्यालय के अतिरिक्त आपको किसी अन्य माध्यमों से जो शिक्षा प्राप्त होती है वो गैर औपचारिक है। दूसरा इसका उद्देश्य है 100% पंजीयन तथा अवधारणा। तीसरा, अधिगम के निम्नतम या उच्चतम स्तर की प्राप्ति। यहाँ निम्नतम गलत लिखा है दोस्तों, यहाँ उच्चतम है। अधिगम की उच्चतम स्तर की प्राप्ति, नहीं, यहाँ सही, अधिगम के निम्नतम स्तर की प्राप्ति। अधिगम का एक निम्नतम स्तर हर छात्र को दिया जाता है। कम से कम उसको हर कक्षा में कितना सीख जाना चाहिए, उसका निम्नतम स्तर यह होता है और यह प्राप्ति करना हमारे डीपीईपी का मुख्य उद्देश्य रहा है। चौथा है विद्यालयों में प्रगति और ड्रॉप आउट पर नियंत्रण पाना। पांचवा, अध्यापकों और समाज का क्षमता निर्माण करना। तो दोस्तों आपने देखा ये डीपीईपी के प्रमुख उद्देश्य हैं, औपचारिक तथा गैर औपचारिक शिक्षा, 100% पंजीयन, अधिगम का न्यूनतम स्तर और विद्यालयों में प्रगति और ड्रॉप आउट पर नियंत्रण, अध्यापकों और समाज का क्षमता। अगला प्रश्न है शोध व मूल्यांकन के महत्व को स्पष्ट कीजिए। व्यक्ति का शिक्षा से 2 रूपों में संबंध बनता है। एक वह शिक्षा से अपने बोध को विस्तृत करता है, दूसरा वह अपने अध्ययन से दीक्षित होकर शिक्षा के क्षेत्र में कार्य करते हुए शिक्षा में या अपने शैक्षिक विषय में कुछ जोड़ता है। इस प्रकार प्रथम सोपान शिक्षा से ज्ञान प्राप्त करना, दूसरा ज्ञान में कुछ नया जोड़ना। शोध का संबंध इस दूसरे सोपान से है। पीएचडी, डीफिल या डीलिट, डीएससी आदि शोध उपाधियां इसी अपेक्षा से जुड़ी हैं। इनमें अध्येता अपने शोध से ज्ञान के कुछ नए आयाम उद्घाटित करता है। शोध समस्या मूलक होते हैं। हमारे सामने कोई आगत बौद्धिक समस्या या जिज्ञासा कुछ अन्वेषित करने को प्रेरित करती है, फलतः हम अनुसंधान के कार्य के आगे बढ़ते हैं। किसी विशेष ज्ञान के क्षेत्र में शोध समस्या का समाधान या जिज्ञासा की पूर्ति में किया गया कार्य उस विशेष ज्ञान विस्तार क्षेत्र का विस्तार होता है। शिक्षा की नई नई शाखाओं का जन्म वस्तुतः इसी ज्ञान विस्तार की स्वाभाविक परिणति है। पत्रकारिता, लोक प्रशासन, प्रबंधन आदि कुछ ऐसे विषय हैं जो कार्य क्षेत्र की जरूरतों के आधार पर विकसित हुए हैं। ये सभी अपने अपने कार्य क्षेत्र की जिज्ञासा, क्षेत्र की विषय वस्तु के शास्त्रीय प्रतिपादन हैं। इस प्रकार शोधात्मक गतिविधियों से न केवल विषयों का विस्तार या समृद्धि होती है, वरन नए नए शैक्षिक अनुशासनों का उद्भव होता है जो अपने विषय क्षेत्र की विशेषता का प्रतिनिधित्व करते हैं। वैश्वीकरण और सूचना प्रौद्योगिकी के विस्तार ने पूरी दुनिया के ज्ञान तंत्र की सीमाओं को खोल दिया है। इससे प्रत्येक शैक्षिक अनुशासन अपने को समृद्ध करने की स्थिति में है। इस वातावरण में शोध के माध्यम से प्रत्येक शैक्षिक अनुशासन पर परस्पर संवाद की प्रक्रिया है। फलतः अंतरा अनुशासनात्मक शोध का महत्व बढ़ा है। इससे विभिन्न शैक्षिक विषयों का परस्पर आदान प्रदान संभव हुआ है। तो दोस्तों ये शोध व मूल्यांकन का महत्व है हमारा, इसको 1-2 बार आप पुनः सुन लें। अगला प्रश्न है सर्व शिक्षा अभियान के वित्तीय स्रोत व प्रबंधन पर टिप्पणी कीजिए।
सर्व शिक्षा अभियान के लिए केंद्र और राज्य सरकारों के बीच वित्तीय भागीदारी 9वीं योजना अवधि के दौरान 85 और 15% की थी। 10वीं योजना में इसको 75 से 25% कर दिया गया तथा बाद में यह 50-50% की हो गई। लागत को वहन करने की वचनबद्धता राज्य सरकारों से लिखित रूप में ले ली गई और राज्य सरकारों को वर्ष 1999 और 2000 में प्रारंभिक शिक्षा में किए जा रहे निवेश को बरकरार रखना होगा तथा सर्व शिक्षा अभियान में राज्यांश इस निवेश के अतिरिक्त भी होगा। तो भारत सरकार राज्य कार्यान्वयन सोसाइटी को सीधे निधियां जारी करेगी तथा राज्य सरकार के हिस्से की कम से कम 50% राशि राज्य कार्यान्वयन सोसाइटी को अंतरित करने तथा इस राशि के व्यय के बाद केंद्र सरकार अगली किस्त जारी करेगी। सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत नियुक्त किए गए शिक्षकों के वेतन में केंद्र सरकार और राज्य सरकार की भागीदारी 9वीं योजना अवधि के दौरान 85-15 के अनुपात में थी। 10वीं योजना में वो 75-25 के अनुपात में थी तथा इसके बाद 50 अनुपात में हो गई। वाह्य सहायता प्राप्त परियोजना के संबंध में किए गए सभी विधिक समझौते लागू होंगे जब तक कि विदेशी निधियां प्रदान करने वाली एजेंसी से विचार विमर्श करके इसमें कोई विशिष्ट संशोधन करने पर सहमति नहीं हो जाती है। विभाग की मौजूदा योजनाएं राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद के अलावा 9वीं योजना में मिला दी गई जाएगी। प्रारंभिक शिक्षा की राष्ट्रीय पोषाहार सहायता कार्यक्रम योजना, जिसे मध्याह्न भोजन योजना कहते हैं, एक विशिष्ट योजना के रूप में कायम रहेगी जिसमें खाद्यान्न एवं यातायात की लागत केंद्र सरकार द्वारा वहन की जाएगी तथा भोजन पकाने की लागत राज्य सरकारें द्वारा वहन की जाएगी। जिला शिक्षा योजना अन्य बातों के साथ साथ यह स्पष्ट रूप दर्शाती है कि जवाहर रोजगार योजना, प्रधानमंत्री रोजगार योजना, सुनिश्चित रोजगार योजना, सांसद विधायक के लिए क्षेत्रीय निधियां, राज्य योजना जैसी योजना तथा विदेशी निधियां तथा गैर सरकारी क्षेत्र में जुटाए गए संसाधन के अतिरिक्त विभिन्न घटकों से निधि संसाधन उपलब्ध किए जाते हैं। स्कूल के स्तर से में वृद्धि, रखरखाव, मरम्मत तथा अध्ययन अध्यापन उपकरणों तथा स्थानीय प्रबंधन के लिए प्रयोग की जाने वाली सभी निधियां ग्रामीण शिक्षा समिति, स्कूल प्रबंधन समिति को हस्तांतरित कर दी जाएंगी। अन्य प्रोत्साहन योजनाएं जैसे छात्रवृत्तियां, वर्दियां, स्कूल ड्रेस प्रदान करने के लिए राज्य योजना के अंतर्गत निधियां जारी की जाएंगी। इन्हें सर्व शिक्षा अभियान में निधियां नहीं दी जाएंगी। तो दोस्तों, आपने देखा कि सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत वित्तीय स्रोत या वित्तीय सहायता हमें किस किस प्रकार से प्राप्त होगी। इसको आप 1-2 बार पुनः पढ़ लें, सुन लें और इसका मनन करते हुए आप अध्ययन करें तो निश्चित तौर पे आपको यह तैयार हो जाएगा। अगला प्रश्न है मध्याह्न भोजन। मध्याह्न भोजन के वर्तमान स्वरूप पर टिप्पणी कीजिए। मध्याह्न भोजन स्कीम देश के 2408 ब्लॉकों में एक केंद्रीय प्रायोजित स्कीम के रूप में 15 अगस्त 1995 को आरंभ की गई थी। वर्ष 1997 से 98 तक यह कार्यक्रम देश के सभी ब्लॉकों में आरंभ कर दिया गया। वर्ष 2003 में इसका विस्तार शिक्षा गारंटी केंद्रों और वैकल्पिक व नवाचारी शिक्षा केंद्रों में पढ़ने वाले बच्चों तक कर दिया गया। अक्टूबर 2007 से इसका देश में शैक्षणिक रूप से पिछड़े 3479 ब्लॉकों में कक्षा में से पढ़ने वाले बच्चों तक विस्तार कर दिया गया। वर्ष 2008-09 से यह कार्यक्रम देश के सभी शिक्षा क्षेत्रों प्राथमिक स्तर पर पढ़ने वाले सभी बच्चों के लिए कर दिया गया। राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना विद्यालयों को भी प्रारंभिक स्तर पर मध्याह्न भोजन योजना के अंतर्गत 1/4/2010 से शामिल किया गया है। कार्यक्रम के जो मुख्य उद्देश्य हैं इसके, इस स्कीम के लक्ष्य भारत के अधिकांश बच्चों को 2 मुख्य समस्याओं अर्थात भूख और शिक्षा का इस प्रकार समाधान करना है कि पहला, सरकारी तथा स्थानीय निकाय और सरकारी सहायता प्राप्त स्कूल और ईजीएस व एआईआई केंद्रों तथा सर्व शिक्षा अभियान के तहत सहायता प्राप्त मदरसों एवं मकतबों में कक्षा 1 से 8 तक के बच्चों के पोषण स्तर में सुधार करना है। दूसरा,
इस कार्यक्रम का जो उद्देश्य है वह लाभान्वित वर्गों के गरीब बच्चों को नियमित रूप से स्कूल आने और कक्षा के कार्यकलापों पर ध्यान केंद्रित करने में सहायता करना। और तीसरा इसका जो प्रमुख उद्देश्य है वह है ग्रीष्मावकाश के दौरान अकाल पीड़ित क्षेत्रों में प्रारंभिक स्तर के बच्चों को पोषण संबंधी सहायता प्रदान करना। अगला प्रश्न है डीपीईपी के प्रमुख घटकों की व्याख्या कीजिए। डीपीईपी के प्रमुख घटक हैं जो हैं वह है मुख्य 4 घटक। पहला है सिविल कार्य। इसमें नए विद्यालयों का निर्माण जिसमें कम से कम 2 कक्षा कक्ष तथा 1 बरामदा हो, शौचालय हो, विद्यालय की मरम्मत, अध्यापकों के लिए आवास तथा महिला हॉस्टलों का निर्माण हो। अगला घटक है वह है कार्यक्रम, अर्थात बहुत सारे वैकल्पिक उपागम जिसमें बच्चों की सुविधा मिल सके। डीपीईपी के कुछ विशेष क्रियाकलाप निर्धारित किए गए हैं। अगला है प्रबंधन, जिला स्तर पर प्रबंधन संरचना, प्रबंधन सूचना प्रणाली तैयार करना तथा विकास प्रबंधन करना। इन संरचना पर राष्ट्रीय, राज्य तथा जिला स्तर पर विचार किया जाता है। अगला है विद्यालय मानचित्र तथा सूक्ष्म स्तर योजना बनाना। इसका उद्देश्य पंजीयन में आने वाली बाधाओं को मालूम करना तथा समुदाय की प्राथमिक शिक्षा में भागीदारी सुनिश्चित करना। सूक्ष्म योजना के अंतर्गत ग्राम शिक्षा समिति के कार्य का उत्तरदायित्व निर्धारित करना। दोस्तों आपने देखे ये 4 प्रमुख घटक हैं। अगला प्रश्न, शिक्षाकर्मी परियोजना की व्यूह रचना तथा उसके क्रियाकलाप की व्याख्या कीजिए। उत्तर है इस योजना के अंतर्गत निर्मित कार्य नीतियां अपनाई गई। कौन कौन सी हैं, क्या कार्यकलाप इसके रहे हैं। प्रथम, शिक्षाकर्मी परियोजना के पुनरीक्षण के लिए यहाँ सीधा लिखा हुआ है, इसको आप सीधा पढ़ें, SIDA सीडा द्वारा एक मॉनिटरिंग मिशन नियुक्त किया गया जो साल में 2 बार योजना की प्रगति की समीक्षा करेगा। क्षेत्र अनुभव और आपसी सहमति के निर्णय पर आधारित प्रविधियां विकसित की गई। अधिक से अधिक विकेंद्रीकरण तथा समुदाय की भागीदारी सुनिश्चित की गई। अभिगम्यता की दृष्टि से लिंग तथा सामाजिक संवेदनशीलता को समर्थन किया गया। इसके क्रियाकलापों में प्रमुख रहे हैं डे केंद्र, जब जवान भारत में विद्यालय शिक्षा द्वारा कर्मी चलाए जाते हैं तो उन्हें डे केंद्र का नाम दिया जाता है। दूसरा, परिहार पाठशाला, जब बच्चे किसी कारणवश डे केंद्रों पर पढ़ने नहीं आ सकते हैं तो वे रात के समय पढ़ने आते हैं तो उन्हें परिहार पाठशाला कहा जाता है। तीसरा जो क्रियाकलाप स्टार्ट किया गया वह था महिला प्रकाशन केंद्र। इस पर योजना का बल महिला शिक्षा कर्मियों की शिक्षा भर्ती और महिला शिक्षा कर्मी प्रशिक्षण केंद्र स्थापित करने पर था। अगला इसका जो कार्य था वह था संगठित उपागम, अर्थात 14 वर्ष की आयु तक जनजाति रेगिस्तान ब्लॉकों में 60% बच्चे शारीरिक रोगों से पीड़ित होते हैं। इनका ध्यान रखने के लिए शिक्षा कर्मी परियोजना में इन बच्चों को डाला गया है। अगला प्रश्न है जो प्रारंभिक शिक्षा के सार्वत्रीकरण में बिहार की शिक्षा परियोजना की व्याख्या कीजिए। उत्तर, बिहार की शिक्षा परियोजना भारत सरकार तथा बिहार राज्य की संयुक्त परियोजना थी। इसका उत्तरदायित्व उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परियोजना को सौंपा गया था। इसका विशेष बल समाज में सुविधा वंचित वर्गों की शिक्षा जैसे अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा महिलाओं पर था। यह ऐसी पहली व्यापक सर्व शिक्षा परियोजना थी जिसका वित्तीय प्रबंधन राज्य से बाहर से था। इसके जो प्रमुख उद्देश्य थे वह शिक्षा का सार्वत्रिकीकरण, जैसे 14 वर्ष तक की आयु के सभी बच्चों के लिए अभिगम्यता तथा अधिगम के न्यूनतम स्तरों की सार्वत्रिक उपलब्धि का एक संयुक्त कार्यक्रम समझा जाना, महिलाओं की समानता तथा सशक्तिकरण, निम्न जातियों के बच्चों को शैक्षिक अवसर प्रदान करना, शिक्षा का पंजीयन तथा क्षमता को बढ़ावा देना तथा विशेषतः अनुसूचित जाति तथा जनजाति के विद्यार्थियों तथा लड़कियों की ड्रॉप आउट दर में कमी लाना। इसके कार्यकलापों में ग्राम शिक्षा समितियों का आयोजन तथा निम्नतम स्तर पर कार्यक्रम कार्यान्वयन में समुदाय की भागीदारी, स्वयंसेवी संस्थाओं के माध्यम से गैर औपचारिक शिक्षा का कार्यान्वयन करना, अधिगम की न्यूनतम स्तरों को प्राप्ति के लिए प्राथमिक अध्यापकों को प्रशिक्षित करना तथा महिलाओं के लिए जिला स्तर पर एक कोर समाज की रचना करना।
आइए दोस्तों, अब हम अध्ययन करते हैं इसी खंड के दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों के संबंध में। पहला प्रश्न है, महाराष्ट्र सरकार द्वारा चलाई जा रही विभिन्न परियोजनाओं की व्याख्या कीजिए। सबसे पहले तो हमें यह समझना होगा कि महाराष्ट्र सरकार द्वारा कौन कौन सी परियोजनाएं चलाई जा रही हैं। पहली जो प्रमुख परियोजना है वो है सामाजिक रूप से वंचित बच्चों के लिए परियोजना। सामाजिक रूप से वंचित बच्चे कौन कौन से हैं? अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, खानाबदोश जातियां तथा जनजातियों की सामाजिक रूप से पिछड़ी जातियों की श्रेणी में रखा गया है। महाराष्ट्र में पिछड़े वर्गों के लड़कों और लड़कियों के लिए निम्नलिखित परियोजनाएं चलाई गई। वह थी 10वीं कक्षा तक वजीफा मिलना, मुफ्त वर्दी तथा पुस्तकें प्रदान करना, बोर्डिंग हाउस की सुविधा, राजकीय और गैर राजकीय नीति एजेंसियों के लिए हॉस्टल और उपस्थिति का भत्ता मिलना। यह तो सामाजिक रूप से वंचित बच्चों के लिए परियोजनाएं थी। इसके अलावा दूसरा उन्होंने जो लड़कियों के लिए परियोजना स्थापित की, उसमें उन्होंने उपस्थिति के लिए भत्ता दिया। कक्षा 1 से 5 तक ड्रॉप आउट दर को कम करने के लिए पिछड़े वर्ग की सभी लड़कियों को प्रतिदिन 1 रुपया भत्ता दिया जाता था। दूसरी योजना जो चलाई महाराष्ट्र सरकार ने वह थी अहिल्याबाई होलकर द्वारा लड़कियों के लिए निःशुल्क यात्रा स्कीम। 1997 में सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों की लड़कियों के लिए निःशुल्क यात्रा स्कीम चलाई ताकि लड़कियां शिक्षा से वंचित ना रह जाएं। दोस्तों, इन प्रश्नों को, इन उत्तर को आप ध्यानपूर्वक समझें, क्योंकि इनमें से भी लघु, अति लघु एवं बहुविकल्पी प्रश्न भी हो सकते हैं। अगली लड़कियों के लिए जो महाराष्ट्र सरकार ने योजना चलाई वह थी मातृ प्रबोधन योजना। समझ रहे इसको क्या है? ग्रामीण क्षेत्रों में प्रारंभिक शिक्षा के सार्वत्रीकरण के उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए माताओं को बच्चों की शिक्षा, उनके स्वास्थ्य और व्यक्तिगत विकास के विषय में शिक्षित करने के लिए यह कार्यक्रम चलाया जा रहा है। अर्थात इसमें माताओं को शिक्षित किया गया कि वह अपने बच्चों को कैसे, किस प्रकार से शिक्षित करें। अगला है आर्मी स्कूल। महाराष्ट्र की लड़कियों को प्रोत्साहित करने के लिए सरकार ने नासिक में भोर स्थान पर आर्मी विद्यालय आरंभ किया, जहां पर लड़कियों को कुछ छात्रवृत्ति भी मिलती है तथा यदि वे शारीरिक रूप से फिट हैं तो आगे प्रशिक्षण देने का अवसर भी दिया जाता है। अगली जो महाराष्ट्र सरकार की योजना थी वो थी आर्थिक रूप से पिछड़ी जातियों के बच्चों के लिए परियोजनाएं। इसके तहत सरकार ने क्या किया? सबसे पहले तो छात्रवृत्ति। 1978 में महाराष्ट्र सरकार ने आर्थिक रूप से पिछड़े बच्चों के लिए छात्रवृत्ति योजना लागू की, जिसके अंतर्गत प्रत्येक छात्र की 70 रुपये प्रतिमाह तथा छात्रा को 80 रुपये प्रतिमाह दिए जाते थे। पोषक आहार, इस परियोजना का आरंभ 1995 से हुआ, जिसके अंतर्गत प्रत्येक बच्चा जो नियमित रूप से विद्यालय आएगा और उसे अल्पावकाश में पोषक भोजन दिया जाएगा। अगली योजना जो थी वह थी सावित्रीबाई फुले अभिभावक स्कीम। इसके तहत यह योजना 1993 में चलाई गई थी। इसके अंतर्गत विद्यालय का प्रधानाचार्य, कोई अधिकारी अथवा समाज का कोई भी सक्षम व्यक्ति किसी ऐसी कन्या को अपना सकता था जो गरीबी के कारण विद्यालय में आने में अक्षम। इसे सावित्रीबाई फुले अभिभावक स्कीम कहा गया। अगला है बुक बैंक स्कीम, अर्थात प्राथमिक विद्यालय के विद्यार्थियों को मुफ्त पुस्तकें उपलब्ध कराई जाती थीं। वर्ष के अंत में इन पुस्तकों को वापस ले लिया जाता था तथा बच्चा जब अगली कक्षा में पहुंचता था तो उन पुस्तकों के बदले उस कक्षा की पुस्तकें मिल जाती थी। अगली जो सरकार ने योजना चलाई वो थी दूरस्थ क्षेत्रों के बच्चों के लिए परियोजना। महाराष्ट्र ने 1970 में दूरवर्ती क्षेत्रों में रहने वाले बच्चों के लिए निम्नलिखित योजना चलाई। वो कौन कौन सी थी? सबसे पहली पोषक आहार योजना। इसका उद्देश्य 6 वर्ष तक के बच्चों को संतुलित आहार देना था, जो आंगनवाड़ी तथा बालवाड़ी के माध्यम से दिया जाएगा। दूसरा आश्रमशाला। जनजातीय विकास निदेशालय ने इस योजना का कार्यान्वित किया। अति गरीब बच्चों को इन आश्रमों में आश्रय दिया जाता था, जहां उन्हें निःशुल्क लिखना, पढ़ना, आवास तथा वर्दी की सुविधा दी जाती थी। इसके अलावा विद्या निकेतन खोले गए सुदूर क्षेत्रों के लिए। जनजातीय प्रतिभाशाली बच्चों के लिए यह एक नई योजना थी, जिसे 1981 में 1 या 2 जिलों में खोला गया। इसमें भी शिक्षा निःशुल्क दी जाती थी। लड़कियों के लिए
बाद में विद्या निकेतन खोले गए। अगली सरकार ने जो योजनाएं चलाई वह थी विद्यालय के बाहर बच्चों के लिए परियोजना। इसके लिए उन्होंने सबसे पहले सेतु विद्यालय बनाए। सेतु विद्यालय क्या होते हैं इस समझ लें। इन विद्यालयों का उद्देश्य उन विद्यार्थियों को पुनः विद्यालय में पंजीकृत कराना था जो बीच में ही विद्यालय छोड़ गए थे और कुछ सीखा था उसे लगभग भूल गए थे। ऐसे बच्चों को अपनी शिक्षा पूरा करने के लिए